Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a first part of topic of maintenance under Criminal Procedure Code 1973. So, section 125, in which the persons who are entitled to claim maintenance we will discuss under this particular lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट पार्ट टॉपिक ऑफ मेंटेनेंस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 125 का कुछ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, हु आर इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125. तो साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Maintenance of wife, children and parents, part first. So the main aim of section 125 is to protect the rights of wife, children and parents. So the section 125 of CRPC is inserted in the Criminal Procedure Code with an aim to protect the rights of wife, children and parents. सेक्शन 125 का एम ये है कि वाइफ के, चिल्ड्रंस के और पेरेंट्स के राइट प्रोटेक्ट करता है वो. द सपोर्ट विच वन पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू सो गिव्स टू अनदर फॉर हिज लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, अ फादर इज बाउंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर हिज चिल्ड्रन एंड अ चाइल्ड इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेंटेन हिज फादर एंड मदर व्हेन दे कैनॉट सपोर्ट देमसेल्व्स एंड ही हैज एबिलिटी टू मेंटेन देम. So under section 125, the husband is having a liability to maintain his wife. The parents are having a liability to maintain their children, and the children are having a liability to maintain their parents. A periodic monetary sum paid by one spouse for the benefit of the other upon separation or the dissolution of marriage, also called alimony or spousal support. तो मैरिज डिज़ोल्व होने के बाद जो सपोर्ट दिया जाता है, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद या सेपरेशन के बाद जो सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पाउसल सपोर्ट. नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 125, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. तो टाइटल ऑफ सेक्शन 125 इज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. So section 125 subclause 1 starts that if any person having sufficient means neglect or refuses to maintain. So first start, any person having sufficient means neglect or refuses to maintain. So we will discuss one by one all the concept. Any person having sufficient means neglect or refuses to maintain. ऐसा कोई person जिसके पास sufficient means है और वो अगर नेग्लेक्ट किया करता है या मेंटेन नहीं करता है, किसको आगे हम डिस्कस करेंगे. सो एनी पर्सन इंक्लूड्स अ फादर, सन एंड हस्बैंड. सो इन एनी पर्सन फादर, सन एंड हस्बैंड कम्स. जो एनी पर्सन वर्ड यूज किए हुआ है सब क्लॉज 1 में, एनी पर्सन में फादर आएगा, सन आएगा और हस्बैंड आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड मदर, डॉटर एंड वाइफ. सो एनी पर्सन में एक तो फादर आएगा, सन आएगा, हस्बैंड आएगा, बट एनी पर्सन के मीनिंग में मदर, डॉटर और वाइफ नहीं आएगी. मैरिड डॉटर इज इंक्लूडेड इन एनी पर्सन, बट मैरिड डॉटर इज इंक्लूडेड इन एनी पर्सन, बट मैरिड डॉटर समटाइम्स मे बी इंक्लूडेड इन एनी पर्सन. तो मैरिड डॉटर इंक्लूडेड इन एनी पर्सन, मैरिड डॉटर एनी पर्सन के डेफिनेशन में आती है कुछ सिचुएशन में. अब एनी पर्सन हमने देखा कि कौन कौन है, हैविंग सफिशिएंट मीन्स. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय सफिशिएंट मीन्स. So sufficient means the means does not signify only visible means such as property or employment. So sufficient means does not mean that only visible means such as property or employment. तो सफिशिएंट मीन्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है तभी उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, या नौकरी है तभी सफिशिएंट मीन्स है. इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो
if a person is healthy and able bodied, he is supposed to have the sufficient means. Suppose if the person is unemployed, the person is having no property, but he is able bodied and healthy, he is supposed to have a sufficient means. अगर किसी पर्सन के पास नौकरी नहीं है, ना तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, बल्कि वो हेल्दी है, सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है उसको, एबल बॉडीड है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, वो वाइफ को मेंटेन करना उसकी ड्यूटी है. सफिशिएंट मीन्स के डेफिनेशन में ये आएगा. नाउ ही कैनॉट अवॉइड लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो हस्बैंड या कोई भी पर्सन अपनी लायबिलिटी सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे अवॉइड नहीं कर सकता. वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मेरे पास इसलिए सफिशिएंट मीन्स नहीं है. अगर एबल बॉडीड है, ही इज हैविंग ए सफिशिएंट मीन्स. Now sufficient means have reference to the earning capacity. So sufficient means has reference to earning capacity. Sufficient means का मतलब क्या होता है? The person is having earning capacity. Person की earning capacity काउंट होती है, ना कि earning. उसकी कमाने की क्षमता अगर उसमें है तो उसके sufficient means है, उसको वाइफ को मेंटेन करना ही पड़ेगा. So insolvency of the husband was not conclusive to such determination. His capacity to work and earn is material. तो इंसॉल्वेंट है पर्सन, तो इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, ऐसा नहीं ट्रीट होगा. हिज कैपेसिटी टू वर्क एंड अर्न इज मटेरियल. उसका काम करने की कैपेसिटी और कमाने की कैपेसिटी ये मटेरियल है, और यही ध्यान में रखी जाएगी जब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके पास सफिशिएंट मीन्स है या नहीं है. तारक शॉ वर्सेस मिंटो शॉ इस केस में ये डिसाइड किया हुआ है. नाउ Ali Hussain versus Bibi Farida Khatun. In this case, it has been held that when the husband is able-bodied person, it has to be inferred that he has the means to pay the maintenance. In several other cases, it has been held that even if the husband may be insolvent, professional beggar, minor or monk, but he must support his wife so long as he is able-bodied and can eke out his livelihood. So, it has been held in this particular case that if the husband is able-bodied, he is having a sufficient means. Even if the person is insolvent, even if the husband is insolvent, beggar, minor or monk, he is having a sufficient means. He cannot avoid his liability. Person भिखारी रहने दो या साधु संत रहने दो, कमाता नहीं है, इंसॉल्वेंट है, तब भी वो हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है अगर उसकी एबल बॉडी है, अगर वो हेल्दी है तो. Now, any person having sufficient means neglects or refuses to maintain. Any person हमने डिस्कस किया, sufficient means हमने डिस्कस किया, अब neglect or refuses to maintain we will discuss. Neglect means something more than mere failure or omission. Neglect का मतलब something more than failure or omission. कोई पर्सन मेंटेन नहीं करता है, कोई पर्सन फेल्यूर होता है, तो उससे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ है तो वो नेग्लेक्ट के डेफिनेशन में आएगी. इन केस ऑफ चाइल्ड मेयर फेल्यूर और ओमिशन में अमाउंट टू नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल. अगर बच्चे के से रिलेटेड है, अगर पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो चाइल्ड को, तो इसका मतलब चाइल्ड क्या है? चाइल्ड है नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन. द पेरेंट्स नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन देयर चाइल्ड. सब्सिक्वेंट मैरिज बाय हस्बैंड इज क्लियर प्रूफ ऑफ नेग्लेक्ट. अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो ये दूसरी शादी जो उसने किया ये क्लियर प्रूफ होता है नेग्लेक्ट का, कि ही इज नेग्लेक्टिंग हिज फर्स्ट वाइफ. वो अपने पहली वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है, उसको मेंटेन नहीं कर रहा है. इसका एग्जाम्पल है क्रूअल एंड इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ द हस्बैंड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड वाइफ हैज राइट टू रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड. अगर हस्बैंड का बिहेवियर क्रूअल है, इनह्यूमन बिहेवियर है, वाइफ को ट्रीट क्रूअल्टी से कर रहा है, उसको मार तोड़ रहा है, उस सिचुएशन में ये नेग्लेक्ट के डेफिनेशन में ही आएगा और वाइफ उसके साथ रहने से मना कर सकती है और वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 में. नाउ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन. फर्स्ट, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. देन सेकंड वन इज हिज legitimate or illegitimate minor child whether married or not unable to maintain itself. Third, his legitimate or illegitimate child who has attained majority but due to physical or mental disability they are unable to maintain themselves. And the fourth one is his father and mother unable to maintain himself or herself. तो सेक्शन 125 में
wife can claim maintenance, minor children can claim maintenance, even a major children can claim maintenance if they are unable to maintain themselves due to any physical and mental abnormality. And the fourth one is father and mother are having a right to claim maintenance from their children. So we will discuss one by one. His wife unable to maintain herself. So any person having sufficient means neglected, refuses to maintain, his wife unable to maintain herself. तो ऐसा पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स होते हुए भी वो अपने वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन. सो हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. सो वाइफ मीन्स ओनली ए लिजिटिमेट वाइफ और लीगली वेडेड वाइफ. सेक्शन 125 में सिर्फ लिजिटिमेट वाइफ और लीगली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. द सेकंड वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस. सेकंड वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125. तो दूसरी वाइफ या सेकंड वाइफ सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. डाइवर्स्ड वुमन इज स्टिल टू बी कंसिडर्ड एज वाइफ सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमैरिड. अगर हस्बैंड ने वाइफ को डाइवर्स दे दिया, जब तक वो दूसरी मैरिज नहीं कर लेती तब तक वो वाइफ के डेफिनेशन में ही आएगी और वो हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 में. सो सेकंड वाइफ चिल्ड्रन इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस. खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. तो सेकंड वाइफ के चिल्ड्रन अपने फादर के तरफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, सेकंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. अब हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. सविता बेन सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. वेयर द हस्बैंड हैड ड्यूप्ड द सेकंड वाइफ बाय नॉट रिवीलिंग टू हर द फैक्ट ऑफ हिज अर्लियर मैरिज. तो यहाँ पर हस्बैंड ने क्या किया कि सेकंड वाइफ को फंसाया. कैसा? उसने अपनी पहली मैरिज को छुपाया सेकंड वाइफ से, अपनी अर्लियर मैरिज को छुपाया. इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट हस्बैंड कैन नॉट डिनाई मेंटेनेंस टू हिज सेकंड वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. यहाँ पर जो दूसरी शादी किया, दूसरी जो लेडी से शादी किया, पहली मैरिज को छुपाकर उसने किया. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हस्बैंड ने पहली मैरिज रिवील नहीं किया और अब जब मेंटेनेंस क्लेम की दूसरे वाइफ ने तो हस्बैंड डिनाई नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसने पहली मैरिज छुपाया था. तो यहाँ पर सेक्शन 125 में सेकंड वाइफ को भी मेंटेनेंस दिया कोर्ट ने. क्यों? क्योंकि उसने पहली मैरिज छुपाया था सेकंड वाइफ से. So he cannot be permitted to take advantage of his own wrong by raising the contention that such second marriage during the subsistence of his first marriage being void under the Hindu Marriage Act 1955, the second wife was not entitled to maintenance as she was not legally wedded wife. तो हस्बैंड ये बेनिफिट नहीं ले सकता खुद के झूठ का, वो फ़ायदा नहीं उठा सकता. वो ये नहीं कह सकता कि नहीं हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक ही मैरिज है, दूसरी मैरिज लीगल नहीं होती. और जब लीगल नहीं है तो सेक्शन 125 ये कहता है कि लीगली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भले ही तेरी सेकंड वाइफ है लेकिन तुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा. वो इसलिए कि सेकंड वाइफ से तूने तेरी फर्स्ट मैरिज कंसील किया था, छुपाया था. नाउ unable to maintain herself, his wife कौन है हमने डिस्कस किया, unable to maintain herself. So inability of the wife to maintain herself is a condition precedent to granting maintenance. So only such wife who is unable to maintain herself is entitled to claim maintenance under section 125. ऐसी वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 में जो खुद को मेंटेन नहीं कर सक रही है. समझ रहे हो? इफ शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस. अगर वो खुद को मेंटेन कर सक रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ मीन्स दैट इट कवर्स द मीन्स अवेलेबल टू द वाइफ व्हाइल शी वाज लिविंग विथ हर हस्बैंड. अब कौन से वाइफ को हम अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ कहेंगे, कौन से वाइफ को हम ये कहेंगे कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सक रही है. यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर वाइफ की जो कंडीशन हस्बैंड के साथ रहते हुए थी, अगर हस्बैंड से अलग होने के बाद वो कंडीशन से उसकी लो कंडीशन हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि वो शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एंड शी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस. राम दयाल वैश्य वर्सेस अनीता कुमारी. The income of the wife's parents would not be taken into consideration while deciding the ability of wife to maintain herself. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जब कभी भी वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ का कंसेप्ट डिसाइड करना है कि वाइफ खुद को मेंटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है, अगर ये डिसाइड करना है तो उसके पेरेंट्स के अर्निंग को कंसिडर नहीं किया जा सकता. उसकी अर्निंग क्या है, अगर उसकी अर्निंग इतनी है कि वो खुद को मेंटेन कर सक रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकेंगी. बट अगर उसकी अर्निंग इतनी है कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है
तो शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। नाउ हर ओन इंडिविजुअल इनकम वुड बी रिलीवेंट, उसकी इंडिविजुअल इनकम ही रिलीवेंट रहेगी। अब unable to maintain herself, Bhuvan Mohan Singh versus Meena, the Supreme Court held that the concept of sustenance does not necessarily mean to lead the life of a animal। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर किया कि सस्टेनेंस का, जिंदा रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जानवरों की तरह जिंदा रहना। Feel like an unperson to be thrown away from grace and roam for her basic maintenance somewhere else। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पर्सन को फेंक देना और वो अपने बेसिक नीड्स के लिए भी इधर उधर फिरे। शी इज इंटाइटल्ड इन लॉ टू लीड अ लाइफ इन द सिमिलर मैनर एज शी वुड हैव लिव्ड इन द हाउस ऑफ हस्बैंड। तो उसका राइट है कि जैसा वो हस्बैंड के साथ थी, जैसी वो लाइफ जी रही थी, वैसी ही लाइफ जीने का उसका हक है। अगर वैसी लाइफ वो नहीं जी रही है हस्बैंड से अलग होने के बाद, तो शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हर। नाउ Babit Bisht versus Dharmendra Singh, parties were married on 7 May 2006 and separated on 15/10/2006। तो 7 मई 2006 को उनकी मैरिज हुई और 15 अक्टूबर 2006 को वो अलग हो गए। एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 CRPC वाज फाइल्ड ऑन 29/11/2006। तो एप्लीकेशन फाइल हुई मेंटेनेंस के लिए 29 नवंबर 2006 को। On 21st February 2008, order for grant of interim maintenance was passed and petitioner was granted 30% of the gross income of respondent after making statutory deduction। तो यहाँ पर 21 फरवरी 2008 को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया कोर्ट ने और हस्बैंड को ये कहा कि यू हैव टू पे 30% ऑफ ग्रॉस इनकम, जो तेरी पेमेंट है उसका 30% आफ्टर डिडक्टिंग स्टैट्यूटरी डिडक्शन। जो भी स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो डिडक्शन करने के बाद ग्रॉस इनकम जो भी है उसका 30% वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट किया, इंटरिम मेंटेनेंस। आफ्टर पार्टीज लेट देयर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट रिड्यूस द अमाउंट टू 15% ऑन 29 अप्रैल 2005। तो 29 अप्रैल 2015 को जब पूरे एविडेंस सुना कोर्ट ने, तो ट्रायल कोर्ट ने वो 30% का रिड्यूस करके 15% कर दिया। इट इज एन एडमिटेड पोजीशन दैट बाय ऑर्डर dated 21st February 2008 interim maintenance was fixed at 30% of the gross income as there are no children from the wedlock। जो कोर्ट ने 30% ग्रांट किया था मेंटेनेंस, वो इसलिए किया था क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ को कोई भी इशू नहीं थे, कोई भी बच्चे नहीं थे। Delhi High Court passed the order on 29th May 2019 that petitioner is held entitled to 30% of the gross income of respondent after the minimum statutory deduction। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर 29 मई 2019 को ऑर्डर पास किया और उसमें ये कहा कि वाइफ को 30% ग्रॉस इनकम का आफ्टर डिडक्टिंग स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जो भी स्टैट्यूटरी डिडक्शन होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह जो भी है चीज़ें, वो डिडक्शन करके 30% मेंटेनेंस अलाउंस ग्रांट किया कोर्ट ने सेक्शन 125 में। नाउ सेकंड पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 इज हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड दोनों इंटाइटल है, दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने फादर की तरफ से। सो बेसिस इज पैटर्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लिजिटिमेसी और इलिजिटिमेसी। तो बेसिस क्या है? पैटर्निटी। वंस पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड, फादर कौन है ये पता लग गया, उसके बच्चे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो लिजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट, जायज हो या नाजायज हो। पैटर्निटी इज नॉट एस्टैब्लिश, द चाइल्ड इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। अगर पैटर्निटी, फादर कौन है अगर ये पता नहीं चलता है, पैटर्निटी एस्टैब्लिश नहीं होती है, तो चिल्ड्रंस आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। मदर्स रीमैरिज वुड नॉट अफेक्ट माइनर्स राइट ऑफ मेंटेनेंस। अगर माँ दूसरी शादी भी कर लेती है तब भी बच्चों का राइट ऑफ मेंटेनेंस डिप्राइव नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। दे आर इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। Now C, third person who are entitled to claim maintenance is his legitimate or illegitimate child who has attained majority and due to physical and mental abnormality they are unable to maintain itself। तो major child legitimate हो या illegitimate हो, बट मेजर है लेकिन वो खुद को मेंटेन नहीं कर सक रहे। क्यों? क्योंकि ना कोई तो भी फिजिकल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसेबिलिटी है जिसके वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर सक रहे, ऐसे चाइल्ड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यासीन भाई वर्सेस रिजवान बानो, इट हैज़ बीन हेल्ड
that in a case where the child on account of physical disability is unable to maintain himself, even if he attains majority, the case would be covered under the provision of section 125 subclause 1C of CRPC. ये केस में कहा कि अगर मेजर चाइल्ड भी है और वो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबक्लॉज 1C, and the court would be within its power to order maintenance if it was satisfied that there is a neglect to maintain the child. और कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करेगा अगर कोर्ट को ये लगा कि इसके फादर इनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में कोर्ट मेंटेनेंस का अमाउंट ग्रांट कर सकता है. नाउ फोर्थ वन इज his father and mother unable to maintain himself or herself. The Supreme Court has held that word his in clause D includes both male and female children. Therefore, a married daughter is liable to maintain her parents. तो जो ये word his यूज किए वाला है clause D में, ये his word में दोनों आएंगे, सन और डॉटर दोनों आएंगे, मेल और फीमेल दोनों आएंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया. देयरफॉर अ मैरिड डॉटर इज लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स. इसलिए मैरिड डॉटर लायबल है, वो अपने पेरेंट को मेंटेन करेगी. विजय अरबत वर्सेस काशीराव, दिस इज द केस. मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल मेक अ मंथली अलाउंस. अब जब ये पर्सन मेंटेनेंस क्लेम करते हैं कोर्ट के सामने, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि हाँ देयर इज अ नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, तो मैजिस्ट्रेट इज हैविंग अ पावर टू मेक एन ऑर्डर ऑफ मंथली अलाउंस. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, मंथली अलाउंस का ऑर्डर पास कर सकता है. मैजिस्ट्रेट में पास द इंटरिम ऑर्डर ऑल्सो, मैजिस्ट्रेट इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है. इंटरिम अलाउंस एप्लीकेशन भी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज. अगर इंटरिम अलाउंस के लिए एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा. अब सरोज गोविंद मुक्कावार वर्सेस चंद्रकलाबाई पोलसेटवार. It has been held that a mother-in-law is entitled for maintenance from her daughter-in-law if she is unable to maintain herself. तो यहाँ पर बोला कि mother-in-law, सासू माँ भी अपने बहू से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. बट कब? In the said case, the daughter-in-law was appointed on compassionate ground on the death of her husband, who was only the son of the claimant. तो यहाँ पर जो daughter-in-law, उसको अनुकंपा के बेस पे, कंपेशनेट ग्राउंड के बेस पे उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी वाइफ को यानी डॉटर इन लॉ को लिया गया, क्योंकि अब द डॉटर इन लॉ हैड गिवन एन अंडरटेकिंग एज अ पार्ट ऑफ कंपेशनेट अपॉइंटमेंट दैट शी वुड सपोर्ट हर मदर इन लॉ. जब अनुकंपा में उस डॉटर इन लॉ को उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से जॉब पे लिया गया, तो डॉटर इन लॉ ने लिख कर दिया था कि वो अपने सासू माँ को मेंटेन करेगी, उसको संभालेगी. फॉर दिस रीजन she was held liable for maintenance of mother-in-law under section 125 of CRPC. इसीलिए डॉटर इन लॉ यहाँ पर लाइबल ठहराई गई कोर्ट को, और कोर्ट ने ये कहा कि यू आर इंटाइटल्ड, यू आर हैविंग अ ड्यूटी टू मेंटेन योर मदर इन लॉ. नाउ 2016 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द नॉन अप्लीकेंट टू पे टू एन अप्लीकेंट फॉर मेंटेनेंस एट such monthly rate not exceeding 75,000 not exceeding 71,000 as such a magistrate may thinks fit not exceeding 1,500. तो अगर हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को जितना लगा as at such monthly rate as such magistrate think fit. Correct answer is option third. Now 2012 JMFC में पूछा गया क्वेश्चन है, डाइवर्स्ड वाइफ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड टिल शी रीमैरीज, टिल हर सन बिकम्स मेजर, टिल शी इज एम्प्लॉयड, टिल हर डेथ. तो हमने देखा कि डाइवर्स वाइफ इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस टिल शी रीमैरीज. जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर देती तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट वन. 2011 Who among the following cannot claim the maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure? Illegitimate minor daughter from her father, destitute wife from her husband, major son from his father, disabled parents from their son. तो अगर हमने देखे तो यहाँ पर ये सब चीज पर्सन मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं इन एक्सक्लूडिंग मेजर सन फ्रॉम हिज फादर. मेजर सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम अ मेंटेनेंस फ्रॉम हिज फादर. Now Uttarakhand Judicial Examination 2018, before which of the following court matter relating to maintenance under section 125 of the Criminal Procedure Code would be filed? Court of Session, Judicial Magistrate First Class, Judicial Magistrate Second Class, Family Court. तो अगर हम यहाँ explanation में देखें, Magistrate of First Class
तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने मेंटेनेंस का केस फाइल किया जा सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ maintenance. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.